तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसके पहले टॉपिक पर चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले हम लोग यहाँ पर लिखी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन ऑफ ऑडिटर रीच। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ये जो मैंने लास्ट में बोला कंक्लूजन। तो यार, कंक्लूजन तक पहुंचना है आपको। आप ऑडिट पर गए हो, कौन से कंक्लूजन की बात हो रही है उसको बताना चाहूंगा। आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त आप एक कंक्लूजन तक पहुंचोगे कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक हैं या नहीं है। अब ये ठीक क्या होता है और गलत क्या होता है? ठीक मतलब बोले तो उसके टेक्निकल वर्ड क्या थी? याद करो याद करो याद करो। ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, हाँ, तो ट्रू एंड फेयर व्यू वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन कौन प्रेजेंट कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कि नहीं कर रहा है। ये किसको पता लगाना है? ऑडिटर साहब को पता लगाना है। जो आप लोग ऑडिट करने जा रहे हो उसको पता लगाना है। तो क्या हम लोग को इस कंक्लूजन तक पहुंचना है? हाँ। तो वो क्या हम लोग ऐसे ही पहुंच जाएंगे? नहीं। तो उसके लिए हम लोग को कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो हम लोग को ऑडिट करके पता चलेगी। तो हम लोगों को जो कंक्लूजन देना है उसके पीछे का बेसिस कौन बताएगा? उसके पीछे का बेसिस बताएंगे हमारे ऑडिट एविडेंसेस कि यार ये हमारा बेसिस है, ये हमारे सामने चीजें हैं। इसके बेसिस पर हमने बताया कि जो क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है या नहीं है। ठीक या गलत का मतलब आप समझ गए। जो ठीक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहे। और आप ये कैसे करोगे? कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। ऑडिट एविडेंसेस तो आपने ऑब्टेन करें। ये मेहनत काम क्या होता है? ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे आपको कुछ ना कुछ। समझ रहे हो आप बात को? तो यार, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोले तो कि आपने क्या किया, आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है। और कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑडिट एविडेंसेस को गैदर करना पड़ेगा। और वो आपने ऑडिट एविडेंसेस कैसे गैदर किए थे? आपने कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे थे। तो ये आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा, क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि यार हम आपको ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। वो हम लोग किसी न किसी बेसिस पर बोलेंगे। तो वो बेसिस उनको दिखाने या समझाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं ऑन अ पेपर। उसी को ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है। आप बात को समझे। हम लोग इनकम टैक्स के सामने इनको प्रेजेंट करने वाले हैं कि हम ये लोग जो हैं, ये जो क्लाइंट हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे बोल पाएंगे? हम लोग इसी बेसिस पर बोल पाएंगे जब हम लोगों ने कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर्स प्रिपेयर करे होंगे क्लाइंट्स के बारे में। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है कि हम लोगों ने पहले कुछ काम किया, यानी कि कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए। हम लोगों ने उस प्रोसीजर्स के बेसिस पे कुछ एविडेंसेस गैदर किए और हम लोग फिर किसी ना किसी डिसीजन या कंक्लूजन तक पहुंचे। ठीक है। तो उसके लिए मैंने कोड वर्डिंग दी हुई है। प्रोसीजर्स बनाओ, एविडेंस कलेक्ट करो और कंक्लूजन तक पहुंचो। ठीक है। चलिए, आगे हम लोग इस बात करेंगे पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यार, ये हम लोग को जरूरी क्यों होता है? हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे का लॉजिक है? देखिए, यहाँ पर इसके पहले यार एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए, यहाँ तो आप आर्टिकल हैं या तो आप पेड असिस्टेंट है किसी भी सीए फॉर्म में, यहाँ आप आर्टिकल हैं या पेड असिस्टेंट है। ठीक है। आपके जो चार्टेड अकाउंटेंट सर हैं, आपके जो प्रिंसिपल हैं या आपके जो एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने आपको बोला कि यार ऑडिट करने जाओ। तो जब आप ऑडिट करने जाओगे तो मतलब ऐसे ही थोड़ी चले जाओगे। कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी होती है कि कौन क्या काम परफॉर्म करेगा, किसको, मतलब सबकी क्वालिटी के हिसाब से, सबके एक्सटेंड के हिसाब से सबको कुछ ना कुछ काम एलोकेट किया जाएगा। तो हम लोग को ये कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है हम लोग को हेल्प भी करता है कि हम लोग अपने ऑडिट को प्लान कर पाएं और परफॉर्म कर पाएं। अब इस ऑडिट की प्लानिंग कौन करके देगा? हमारे चार्टेड अकाउंटेंट सर जो प्रैक्टिस में है, वो हम लोग को प्लान करके देंगे। ठीक है। और हम लोग ऑडिट भी उसी तरीके से, उसी प्लानर के हिसाब से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। और मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज ऑडिट। और जो एंगेजमेंट टीम में मेंबर्स हैं, अब ईटी ईटी जो मैंने लिखा है, ईटी का मतलब है एंगेजमेंट टीम, करेक्ट? हाँ। तो ईटी के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट और सुपरवाइज कर पाते हैं ऑडिट को। अब सीधी सी बात है, कोई एक सीनियर आर्टिकल या सीनियर पेड असिस्टेंट या कोई एक चार्टेड अकाउंटेंट आपके साथ गए हुए हैं, तो वो जहां पर कहीं ना कहीं जहां पर कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी ऑडिट करते वक्त, तो वहां पर वो आपको गाइड कर पाएंगे। जो ईटी के मेंबर्स हैं, एंगेजमेंट टीम में मेंबर्स हैं, वो आपको डायरेक्ट कर पाएंगे, सुपरवाइज कर पाएंगे। ठीक है। और ये जो इनेबल करता है हम लोग को, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, हम लोग को इनेबल करता है कि हम लोग अपने 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 काम के लिए अकाउंटेबल हो पाए। अपने अपने, अब जैसे मान लीजिए कि कोई 3 लोग गए, मान लीजिए तीनों के नाम में बोल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल से यू कैन से
एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब एक्स को बोला गया कि आपको एक्सपेंसेस चेक करने हैं, वाई को बोला गया कि आपको लाइबिलिटी साइड चेक करनी है, और जेड को बोला गया कि यार आपको एसेट साइड चेक करनी है, ठीक है। तो ये लोग को अभी मैंने ओरली बोल दिया, अभी चार्टेड अकाउंटेंट सर ने ओरली बोल दिया, तो अब कोई ना कोई भूल सकते हैं। अब चार्टेड अकाउंटेंट सर भूल गए तो ठीक है, अब वही लोग जो लोग काम पे गए हैं, जो ऑडिट करने गए, वो लोग ने ध्यान नहीं दिया तो इसलिए हम लोग को ना ये चीजें राइटिंग में ले लेनी चाहिए कि यार आपको ये करना है, आपको ये करना है और आपको ये करना है। एक्सपेंसेस के लिए एक्स रिस्पॉन्सिबल है, लाइबिलिटी साइड के लिए आपका वाई रिस्पॉन्सिबल है, और एसेट साइड के लिए आपका जेड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ईटी टू बी अकाउंटेबल फॉर हिज वर्क। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के कंडक्ट के लिए होता है, और कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, इन चीजों को आगे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड टॉपिक भी कवर कर लिया। थर्ड टॉपिक हम लोग ने देखा फाइनल ऑडिट फाइल की असेंबली, ठीक है। इस पे जरा ध्यान देते हैं। ऑडिटर को असेंबल करना होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसी ऑडिट फाइल में, और कंप्लीट करनी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पर क्या बोला गया है कि यार जब आपका आर्टिकल या पेड असिस्टेंट जो लोग आपकी इंगेजमेंट टीम गई थी, उन्होंने जब अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया, क्योंकि यार देखो आपका एक डॉक्यूमेंट या दो डॉक्यूमेंट तो नहीं, फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे बताता हूँ, जैसे आपने एक्सपेंसेस चेक किए, आपने वाउचिंग खूब सारी करी, ठीक है, और आपने देखा कि आपकी प्रीपेड की डिटेल्स आपको मेंटेन करनी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की डिटेल मेंटेन करनी है, और आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की डिटेल मेंटेन करनी है, आपने फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन शेड्यूल आपने मेंटेन करना है, और आपके टीडीएस के चालान हैं आपके पास, जीएसटी के चालान हैं आपके पास, इन सब की कॉपीज है। अब जैसे बैंक का लेजर बैंक का जो बैलेंस है आपको उसको टैली कराना है, तो आप कहाँ से टैली कराओगे, वो उसके लिए बीआरएस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से टैली होंगी, ठीक है, ये आपका किस तरीके से टैली होगा, ठीक है। तो ये सारा जो है आपके पास क्या होना चाहिए, ये सब का आपके पास ना डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 6-7 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो और ऐसे कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो उसको ना आप ऐसे तो रखोगे नहीं, उसको ना सब आपको एक असेंबल करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक बहुत ही छोटी सी लिस्ट बताई, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे जब आप ऑडिट पे जाओगे, ठीक है। तो आपने खूब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे, तो आपकी जिम्मेदारी है, इंगेजमेंट टीम की जिम्मेदारी है कि उसको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को असेंबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जब आप एसक्यूसी 1 बोलता है कि आपको किसी भी फर्म को क्या करना है, इस ऑडिट फाइल के असेंबलिंग के लिए, ऑडिट फाइल की असेंबलिंग के लिए क्या करना होगा, कुछ ना कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को फ्रेम आउट करना पड़ेगा, जिस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को ही कंप्लाई करते हुए आपकी इंगेजमेंट टीम इस ऑडिट फाइल को असेंबल करे, ठीक है। और अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट दी गई है कि यार जब हमारे चार्टेड अकाउंटेंट सर ने जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया है, हमारे सीए सर ने जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट को साइन किया है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब जो असेंबल होती है, क्योंकि हमें इस ऑडिट फाइल को संभाल के रखना है, तो वो जो ऑडिट फाइल है फाइनल ऑडिट फाइल है, यानी कि यार ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसके बाद अब कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा, वो हम लोग को कितना टाइम दिया गया है, साइन करने के बाद भी हम लोग को टाइम मिला है कि यार 60 दिन के अंदर अंदर इसको क्या कर लो, असेंबल करके अपने ऑफिस में रख दो। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर बोली गई है, अगर हम लोग को कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या हम लोग कर सकते हैं, हाँ यार कर सकते हो, पर वो जो चेंजेस होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है आफ्टर द असेंबली और द फाइनल ऑडिट फाइल हैज बीन कंप्लीटेड ऑडिटर शैल नॉट डिलीट। बिल्कुल सही बात है यार, ऑडिटर जब आपने फाइनल ऑडिट फाइल की बात हो रही है, ध्यान से समझो, फाइनल ऑडिट फाइल की बात हो रही है, जब आपने फाइनल ऑडिट फाइल को असेंबल कर लिया है तो अब इसमें से कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करोगे और डिस्कार्ड नहीं करोगे। समझ आ गई बात आपको। और आपको इस ऑडिट रिपोर्ट को या ऑडिट फाइल को संभाल के रखना है, बिल्कुल हाँ। तो बात आती है कितने टाइम के लिए संभाल के रखना है, तो इसको जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई है, जब डेट है ऑडिट रिपोर्ट की, उसके 7 साल तक आपको संभाल के रखना है, ठीक है। 7 साल तक आपको उसके संभाल के रखना है। चलिए उसके बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है, एक नोट दिया गया है छोटा सा कि ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज फाइनलाइज। आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट के फाइनल होने से पहले ही करना है। यार सारा खेल तो उसी के लिए हो रहा है, जो हम लोग को ऑडिट फाइल मेंटेन करनी है वो उसी के लिए तो हो रहा है, ताकि हमारे जो सर हैं, हमारे जो चार्टेड अकाउंटेंट सर हैं, वो साइन कर पाएं। और वो साइन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उनका एक ओपिनियन है, उस पर वो साइन कर रहे हैं। उन्होंने एक ओपिनियन दी है, उसी पर वो साइन कर रहे हैं। ओपिनियन किस चीज़ पर दे रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पर दे रहे हैं कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपका पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले। चलिए अब बात आती है ये ऑडिट फाइल होती क्या है। सर ऑडिट फाइल तो आप बता दो। सीधी सी बात है यार, ऑडिट फाइल हम लोग के
बेसिकली क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कलेक्शन है। मैं आपको छोटी सी भाषा में समझा दूं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का कलेक्शन ही ऑडिट फाइल होती है। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कि कोई आपका मैनुअली प्रिपेयर करना पसंद करता है, कोई वर्ड पे प्रिपेयर करना पसंद करता है, कोई पीपीटी बनाना पसंद करता है, कोई एक्सेल में प्रिपेयर करना पसंद करता है, एंड सो मेनी एंड सो फार। ठीक है, तो उन सबको असेंबल करना करके हमारी पास जो एक स्टोरेज मीडिया बनता है उसको हम लोग ऑडिट फाइल बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, वन और मोर फोल्डर्स और स्टोरेज मीडिया इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर साफ बोला गया कि यार एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज मीडिया फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। ठीक है, तो हम लोग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए, ऑडिट एंगेजमेंट के लिए हम लोग जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम लोग ऑडिट फाइल बोलते हैं। चलिए, अब हमारा नया टॉपिक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के इफेक्ट करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्म आप किस तरीके से बनाना चाहते हो, किस फॉर्म में आप बनाना चाहते हो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कंटेंट, कंटेंट क्या होना चाहिए, मतलब आपका कंटेंट कितना होना चाहिए, क्या लिखूं क्या ना लिखूं, और कित एक्सटेंट तक बनेगा, यानी कि स्मॉल बनेगा, ब्रीफ बनेगा, लॉन्ग बनेगा, लार्ज बनेगा, किस तरीके का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा। देखिए, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, यार अगर आपकी जिसका आप मतलब जिस क्लाइंट का आप ऑडिट करने जा रहे हो, अगर उसका साइज बड़ा है, साइज आपका देखिए किस तरीके से हो सकता है, या तो उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो, मतलब मोर देन 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, साइज आप और दे सकते हो नेटवर्थ ज़्यादा हो, कैपिटल का बेस ज़्यादा हो, नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो इन बेसिस पर आप देख सकते हो कि एंटिटी का साइज क्या है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी बोले तो अब जैसे कि अब उनका इस तरीके का बिजनेस हो कि जो मार्केट में जनरली कोई करता ही ना हो, या आप बोल सकते हैं यहाँ कुछ अलग तरीके के ट्रांजेक्शन, तो जैसे फॉरेक्स के ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो या कुछ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो, तो इस बेसिस पे कॉम्प्लेक्सिटी डिज़ाइन होती है। तो यहाँ पर आपको अगर इतने बड़े ऑडिट्स हैं और इतने अनयूजुअल ऑडिट्स आपको मिले हैं, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन ऑडिट आपको मिले, तो निश्चित तौर पे आपका जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो मुश्किल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बोले नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू परफॉर्म। अब बात ये आती है कि कौन कौन ऑडिट पे गया है। अब होशियार लोग ऑडिट पे गए हैं या फिर मतलब लूज होल्डर्स गए हैं ऑडिट पे। ठीक है, तो बात ये आती है, क्योंकि अगर जितने अच्छे लोग और जितना मेहनत करने वाले लोग हैं, जितना इंटरेस्टेड लोग अगर ऑडिट पे जाएंगे, उतने बढ़िया ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे और उस हिसाब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इफेक्ट होगा। ठीक है, अब आता है आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए ROMM आप इस्तेमाल कर सकते हो, रोमम जिसको मैं बोलता हूँ। अगर आपने देखा, अगर जो लोग ऑडिट कर रहे हैं उन्होंने देखा कि यार रिस्क अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपने देखा कि हाँ यार रिस्क अगर ज़्यादा है, तो फिर आप लोग का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इफेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना पसंद करोगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, हाँ यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके के एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा कि आप वाउचिंग कर रहे हो, आपने देखा कि उनके वाउचर्स में डेट्स नहीं है, या उनके वाउचर्स में आपने देखा जीएसटी नंबर नहीं लिखा। ठीक है, 10 तरीके की इस तरीके की प्रॉब्लम है या 20 तरीके की इस तरीके, आप उसको लेंदी करते जा रहे हो, बड़ा करते जा रहे हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप एक जगह लिख लो कि आपके बेसिकली यहाँ यहाँ इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, एक बार ही लिख लो और अपने डॉक्यूमेंटेशन को शॉर्ट करो, सिंपल। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन यहीं पर ही है, मतलब आप वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लो, उसमें अगर थोड़ा सा लेंथ पड़ती है तो चलेगा। ठीक है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर करो, डेट नहीं लिखी है, ठीक है, भूल गया होगा यार, जाने दो। ठीक है, इसलिए सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, बेसिस फॉर अ कंक्लूजन नॉट रियली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म। देखो सीधी सी बात है यार, अगर आपने अगर कुछ काम किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने अगर कुछ काम किया हुआ है और अगर आप अपने ही काम, आपने जो भी ऑडिट वर्क परफॉर्म किया हुआ है उसी का अगर आप कंक्लूजन नहीं दे पा रहे, ठीक है, या फिर आपको जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके बेसिस पर अगर आप नहीं बता पा रहे कि आपने क्या किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा उस कंक्लूजन को भी, वो बेसिस भी आपको बताना पड़ेगा कि यार ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, अब वो टूल्स पर डिपेंड करता है, आप अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करोगे उस हिसाब से लेंथ वेरी हो सकती है, उस हिसाब से कॉन्टेंट वेरी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया। यहाँ पर अगर आपको ना याद हो तो मैं इसके लिए निमोनिक बता दूंगा, वैसे मैंने इसका निमोनिक बताया था, निमोनिक बनाया था।
एक्सप्रेस सीएम करके मैंने बनाया था। एक्स फॉर आपका हो जाएगा, एक्स फॉर हो जाएगा एक्सेप्शंस, ठीक है, और पी फॉर आपका हो जाएगा ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, और एक्सप्रेस सीएम, आर से आपका हो जाएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ई फॉर आपका हो जाएगा, ई फॉर आपका हो जाएगा आपका साइज एंड ऑडिट, ई फॉर आपका हो जाएगा ऑडिट एविडेंसेस, एस फॉर आपका हो जाएगा साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, और एम फॉर आपका हो जाएगा ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। सी में अगर भूल गया हूं तो उसका हो जाएगा बेसिस फॉर अ कंक्लूजन नॉट, यानी सी फॉर हो जाएगा कंक्लूजन, एक्सप्रेस सीएम करके हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर ना समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लूंगा, मैं वहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात आती है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर की, कि यार ऑडिटर आपका चाह क्या रहा है इतने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके। यार सीधी सी बात है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। यार आप ऑडिटर ना सामने वाले पर जजमेंट देने वाला है, सामने वाले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जजमेंट देने वाला है, वो किसी ना किसी बेसिस पर, मतलब कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई वजह कि किस बेसिस पर वो उसको सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसका सफिशिएंट यानी कि अच्छा खासा रिकॉर्ड, यानी कि ठीक ठाक रिकॉर्ड और अच्छी क्वालिटी का रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए, कि वो जिस बेसिस पर अपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट में बता रहा है सामने वाले क्लाइंट को कि वो सही है या गलत है, तो उसके लिए यहाँ पर उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है। ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि यार मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने ऑडिटर रिपोर्ट के बेसिस के लिए। चलिए, और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि यार मैं जो ऑडिट कर रहा हूँ अपनी मनमर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऑडिट जो प्लान करके रखी है या परफॉर्म करके रखी है वो इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करके रखी है और अप्रोप्रिएट लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करके रखी है। चलिए उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है। कौन कौन से ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं जिनको डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी रहता है, जो आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके रखे हैं, जो आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके रखे हैं उनका अगर रिजल्ट आया, ठीक है, कौन कौन सी, पहली बात ये आती है आपने कौन कौन सी अच्छी और इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर आपने, कौन कौन सी आपने सिग्निफिकेंट इवेंट्स पर आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके रखे थे, वो इवेंट्स जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटेरियली मिसस्टेट हो सकते थे, वो मैटर्स पर जिस पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटेरियली मिसस्टेट हो सकते थे, वहां पर आपने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके रखा था उसका रिजल्ट क्या आया। यानी कि देखिए कोई इवेंट थी जिसकी वजह से एफएस जो है आपके मैटेरियली मिसस्टेट हो सकते थे, उसका रिजल्ट क्या आया, आपको क्या पता चला, वो आपको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। और सर्कमस्टेंसेज दैट कॉज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिले डिफिकल्टी इन अप्लाइंग नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, यानी कि आपको आपके सामने कुछ ऐसे सिनेरियोज आए जब आपने देखा कि यार आप जो है ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब फाइंडिंग दैट रिजल्ट्स इन अ मॉडिफिकेशन, यार अगर किसी भी वजह से, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी वजह से अगर हमारे चार्टेड अकाउंटेंट साहब को नेगेटिव ओपिनियन देना पड़ेगा, यानी कि अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ अगर ओपिनियन उनको देना पड़ रहा है, तो वो फाइंडिंग भी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ईओएम पैराग्राफ में जाएगी, जिस पर हम लोग आगे ऐसे 700 की सीरीज में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्या हो सकते हैं। चेकलिस्ट यहाँ पर बताई गई है। चेकलिस्ट क्या होता है कि हम लोग को बेसिकली किन किन चीज़ों को ऑडिट करना है, ये हम लोग को हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सर प्रिपेयर करके देते हैं कि हम लोग को ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये हम लोग को इन एरियाज का ऑडिट करना है। ऑडिट प्रोग्राम बोले तो हम लोग का पूरा ऑडिट प्लानर होता है। समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, जब हम लोग ऑडिट करने गए हैं तो हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स देखे, उसकी जो हम लोग समरी प्रिपेयर करते हैं, दैट इज दैट, ठीक है। एनालिसिस, हम लोगों ने क्या एनालिसिस करी है वो। लेटर्स ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, जो हम लोग मैनेजमेंट से कंफर्मेशन के लेटर देते हैं, अब जैसे हमारी कुछ ऑडिट ऑब्जर्वेशन हैं और अगर वो हम लोग से मान जाते हैं कि हाँ उनके एंड पे ये मिस्टेक है, उनके एंड पे गलती है, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो हम लोग कौन से लेटर ऑफ कंफर्मेशन ले लेना चाहिए, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट मैटर्स, और अगर कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, अगर हम लोग की कुछ बातचीत हुई है उन सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे, तो वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस कहीं ना कहीं हम लोग के डॉक्यूमेंटेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स भी याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद हमारा है ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यार अब आप एक बात बताओ, सीधी सी बात है, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके रखा है वो आपको क्या लगता है, क्या हम लोग को क्लाइंट को बांटते फिरे? नहीं। क्लाइंट अगर मांगे कि यार ये हमको दे दो, अगर हम लोग ने देखा, हमने उन लोगों की हरकतें नोट करके रखी हुई है, हम लोगों ने कुछ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करके रखे हुए हैं,
और अगर वो जो कि उनके अगेंस्ट में जाता है, वहाँ का जो स्टाफ है उसके अगेंस्ट में जाता है, तो ज़रूर वो कहीं न कहीं इसको क्या करेंगे, अगर उन्होंने हम लोग से ले लिया तो वो लोग कहीं न कहीं इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो सीधी-सी बात है, यहाँ पर यही बताया गया है, SQC 1 प्रोवाइडेड दैट अनलेस अदरवाइज़ स्पेसिफाइड बाय लॉ और रेगुलेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। यार आप इस पर मालिकाना हक रखते हो, सीधी-सी बात है, जब तक अगर आपको कोई लॉ और रेगुलेशन मना नहीं करता, आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पर मालिकाना हक रखते हो, बात को समझो, ठीक है? हाँ, लेकिन आप अपनी मर्जी से चाहे तो, वो भी सिचुएशंस को देखते हुए, हाँ, ऐसे नहीं कि बांट दिया, ठीक है? अगर आप अपनी मर्जी से चाहे तो आप अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पोर्शन या एक्सट्रैक्ट, ठीक है, क्लाइंट को अवेलेबल करा सकते हो, लेकिन हाँ, इस तरीके से मत कराना कि आपने जो काम करके रखा है वो बर्बाद हो जाए, वो डिस्टॉर्ट हो जाए या वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डिस्कशन कंप्लीट हुआ, ठीक है? ये जो मैंने यहाँ पर डिस्कशन करी है वो आईपीसीसी एंड फाइनल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। प्रैक्टिकली ये आपका काफ़ी काम आता है और थियोरेटिकली भी है, आईपीसीसी एंड फाइनल दोनों में ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं इसका जो ऐसे 230 के जो नोट्स हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू सो मच।